बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज बच्चे जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है बेसिकली वो है बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में। तो बोहर एटॉमिक मॉडल को हम कोशिश करेंगे कि 2 से 3 वीडियो के अंदर हम इसको क्या कर लें, मुकम्मल कर लें। आज हम इसके मेन पोस्टुलेट्स देखेंगे। जो अगला जो फिर हमारा वीडियो लेक्चर होगा हम उसके अंदर एनर्जी, वेलोसिटी और रेडियस इससे रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे जी आगे डिटरमिन करेंगे। तो आज हमारे जो हमने डिस्कस करना है वो क्या है, मेन postulates of Bohr atomic model। मेन postulates ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। तो इसका जो मेन postulates थे ये उसने पहले ये देख ली postulates की डेफिनेशन क्या होती है। postulates are theoretical assumption। postulates are theoretical assumption। postulates आपके क्या हैं, theoretical assumptions हैं that are not based upon practical work। तो हम postulates का मतलब होता है वो थ्योरी के पॉइंट जिसके ऊपर अभी एक्सपेरिमेंटल काम आपने करना हो, जिसके ऊपर सिर्फ कौन सा काम हो, थ्योरेटिकली हुआ, तो इसको हम क्या कहते हैं जी, मेन postulate। जो postulate के अंदर हम सीखेंगे वो क्या सीखेंगे कि पहला हम एक टर्म सीखेंगे बच्चे, क्वांटाइजेशन। ये आज हम इस टॉपिक में समझेंगे क्वांटाइजेशन, जो बोहर ने इसमें टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। दूसरा हम इसमें देखेंगे स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, ये कुछ नई टर्मिनोलॉजी इसमें आ रही है, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। तीसरा इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। क्या आ रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम। वैसे तो ये फिजिक्स में यूज़ होता है ये एंगुलर मोमेंटम वाला टॉपिक, लेकिन इसमें भी हम थोड़ा बहुत देख लेंगे क्या टर्म यूज़ होगी, एंगुलर मोमेंटम। चौथा इसमें यूज़ होगा बच्चे इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या थे, ये इसके चंद क्या थे बच्चे पॉइंट्स थे, क्वांटाइजेशन, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, एंगुलर मोमेंटम, इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो बोहर मॉडल में हम क्या करेंगे, लर्न करेंगे। ये उसके क्या हैं बच्चे, मेन पॉइंट्स हैं जो इसी में हम क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। अब नेक्स्ट देख लें आगे। तो उसका जो सबसे पहला पॉइंट था उसने भी यही कहा था जो एटम है उसका भी सेंट्रल पार्ट होगा। एटम का क्या होगा बच्चे, सेंट्रल पार्ट होगा, और उस सेंट्रल पार्ट को उसने क्या नाम दिया था, न्यूक्लियस। ये हमने पहले भी देख लिया था, रदरफोर्ड ने भी बता दिया था। दूसरा इसका क्या पॉइंट था, एटम एज अ होल इज न्यूट्रल। एटम एज अ होल क्या है, न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जितने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे उतने उसके अंदर क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। अभी उसमें क्या है बच्चे, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी नहीं हुई। तीसरा पॉइंट उसका देख लें, इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड स्पेसिफिक सर्कुलर path। these paths are called stationary energy state। पहले आप इन पॉइंट्स को समझ लें, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट
ये आप देखें, ये पॉइंट एक नया आ गया। उसने कहा था जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मखसूस रास्तों में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं, वो मखसूस रास्ते, उसका क्या कहलाते हैं, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। इसी से आगे हम समझेंगे कि लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन क्यों होता है। मतलब इलेक्ट्रॉन पूरे हर जगह लाजमी नहीं है कि वो रिवॉल्व करे, वो ख़ास रास्तों के ऊपर रिवॉल्व करेगा। इसी वजह से बाकी स्पेक्ट्रम इसमें क्या थे बच्चे, मिस थे। नंबर 4 पे हम आ जाएं। इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग इन फिक्स्ड स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ, ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन, अब वो फिक्स सर्कुलर पाथ क्या है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व ओनली दोज फिक्स्ड सर्कुलर पाथ whose angular momentum is quantized। अब ये क्वांटाइज्ड की बात भी आ गई है, इसको कहते हैं बच्चे क्वांटाइजेशन कंडीशन, जो इस बोहर ने यूज़ की थी, इसको क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन कंडीशन। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। उसने कहा था इलेक्ट्रॉन उन फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या हो। क्वांटाइज्ड का मतलब बच्चे आपने लेना है फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक। क्वांटाइज्ड का मतलब बच्चे आपने क्या लेना है, फिक्स्ड एंड स्पेसिफिक। अब जरा मोमेंटम को समझ लें। मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम होता है बच्चे किसी भी चीज़ों में मैस और वेलोसिटी का हासिल ज़र, यानी मोमेंटम को रिप्रेजेंट किया जाता है पी से। इधर हम क्या लिखेंगे, मैस और वेलोसिटी। क्या इलेक्ट्रॉन में मोमेंटम है, पहला सवाल तो ये है। अब इसमें ज़रा गौर से देखिए, ये बच्चे हमारे पास है न्यूक्लियस, ये हमारे पास क्या था बच्चे, न्यूक्लियस था। ये है बच्चे इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन। अब आप जानते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका मैस भी होता है ना, और वो मैस हमने निकाला भी था। इलेक्ट्रॉन का मैस कितना होता है, 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ किलोग्राम इलेक्ट्रॉन का मैस तो है। इसी तरह जो इलेक्ट्रॉन है ना वो मूव भी तो कर रहा है ना बच्चे, मूव कर रहा है तो उसकी वेलोसिटी भी तो होगी। अब उसकी वेलोसिटी क्या होगी, इस चीज़ को अभी हमने समझना है। और ये वेलोसिटी भी नील बोहर ने निकाली है। ये हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसको समझेंगे, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं। फ़िलहाल हमने ये तो समझ लिया था ना जो इलेक्ट्रॉन का मैस है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको बता दिया था 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻³ kg। अब इलेक्ट्रॉन मूव भी तो कर रहा है, जब वो मूव कर रहा है तो उसकी क्या होगी बच्चे, वेलोसिटी भी तो होगी। वेलोसिटी होगी कि नहीं होगी, वैसे आमतौर पर इसकी वेलोसिटी मैं आपको बता देता हूँ, जो होती है वैल्यू 2.18 मल्टीप्लाई 10⁻⁶ मीटर पर सेकंड, राउंड अबाउट यही वैल्यू होती है। अब सवाल ये है ये वैल्यू कहाँ से आई है, इसको हम समझेंगे बच्चे नेक्स्ट लेक्चर में, जो अगला मेरा लेक्चर आएगा। इसी पे हम दूसरा लेक्चर भी करेंगे। फिलहाल हम इसके मेन पोस्टुलेट्स को क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं। मेन पोस्टुलेट के बाद ये चीज़ें आपको समझा दूंगा बच्चे मैं आपको। तो ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है बच्चे, इलेक्ट्रॉन है। इसका कुछ ना कुछ मैस तो होगा। ये जो बच्चे इलेक्ट्रॉन है, ये जो न्यूक्लियस के गिर्द फिक्स्ड सर्कुलर पाथ, ये एक फिक्स सर्कुलर पाथ है। ये देखें, ये इसमें दूसरा फिक्स सर्कुलर पाथ है। और इसी तरह अगला आप कर लें, इसमें तीसरा आप बना लें, ये तीसरा उसमें क्या हो जाएगा, फिक्स सर्कुलर पाथ। ये देखें, ये एक और तीसरा इसमें क्या है, फिक्स सर्कुलर पाथ है। फिक्स सर्कुलर पाथ नज़र आ रहे हैं बच्चे, ये और ये क्या है आपके पास, फिक्स्ड सर्कुलर पाथ। हमने कहा था ना जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं ना वो फिक्स्ड स्पेसिफिक सर्कुलर पाथ में क्या करता है, रिवॉल्व करता है। इन्हीं को नाम दिया था स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। क्या नाम दिया था, स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, या इसका हम दूसरा नाम देंगे बच्चे स्टेशनरी
एनर्जी लेवल, स्टेशनरी एनर्जी लेवल। बात मेरी समझ आ रही है बच्चे? यानी जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द खास गोल गोल रास्तों में ये जो हरकत कर रहा है, उसी का नाम उन्होंने रखा था स्टेशनरी एनर्जी लेवल, या उनका नाम क्या था बच्चे? स्टेशनरी एनर्जी स्टेट। अब ये देखें इलेक्ट्रॉन है, मैस m है, ये देखें ये आगे क्या कर रहे हैं? मूव कर रहे हैं। ऐसे तो मूव कर रहा होगा ना, तो उसकी स्पीड वेलोसिटी v। अब ये इलेक्ट्रॉन कुछ देर के बाद मूव करता हुआ इधर आ जाएगा। ये उसका क्या है बच्चे? मैस है। ये उसकी क्या है? वेलोसिटी। ये इलेक्ट्रॉन आगे इधर जाना चाहे, ये उसका मैस m है, ये उसकी क्या है? वेलोसिटी। इसी तरह ये इलेक्ट्रॉन आगे, ये देखें, ठीक है बच्चे? बात समझ आ रही है? ये इलेक्ट्रॉन गोल गोल फिक्स सर्कुलर पाथ में क्या करें? मूव करें। पहले यूं जाएगा, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं, फिर यूं। अब दूसरा एक और भी सवाल है कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये बाहर क्यों नहीं जा रहा है, ये फिर दोबारा अंदर ही क्यों आ रहा है? अब ज़रा समझिएगा, ये प्रोटॉन जो है ना इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने की कोशिश तो करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींचने की क्या करेगा बच्चे? चलो इस पॉइंट को इधर ही लिख लेते हैं, पांचवें पॉइंट को। इसको भी अभी मैं समझा देता हूँ। प्रोटॉन जो है ना बच्चे, वो इलेक्ट्रॉन को, किस चीज़ को? इलेक्ट्रॉन करे को क्या करेगा? अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अब इलेक्ट्रॉन गोल गोल रास्ते में क्या कर रहा है? हरकत कर रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेगा, जब कोई चीज़ दायरे में हरकत कर रही हो और सेंट्रल वाला पॉइंट उसमें से, दायरे में से उस चीज़ को अपनी तरफ खींचने की क्या करे? कोशिश करे। उस फोर्स को हम नाम देते हैं बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर यही इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? प्रोटॉन से दूर जाने की कोशिश करेगा। तब इसमें कौन सी फोर्स लगेगी? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। मेरी बात समझ आ रही है? जब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा, तब उसमें कौन सी फोर्स एक्ट करेगी बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स। यानी फोर्स क्या करेगी उसको? ये देखें, ये इसमें प्रोटॉन जो है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। जब वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा, तो इसी फोर्स के नतीजे में, अब ये इधर आ तो नहीं सकता, लेकिन इसमें एक मूवमेंट ज़रूर पैदा हो जाएगी। ये देखें, मैस m, उसमें क्या पैदा हो गया बच्चे? वेलोसिटी। उसमें क्या पैदा हो गया बच्चे? वेलोसिटी पैदा हो गई है। यानी जो इलेक्ट्रॉन था वो प्रोटॉन की अट्रैक्शन की वजह से गोल गोल रास्ते में घूमना शुरू हो गया। तो उसके ऊपर बच्चे कौन सी फोर्स एक्ट करेगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स एक्ट करेगी बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स। और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Fc से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Fc से। Fc कब होती है? जब किसी बॉडी जिसका मैस m हो, वेलोसिटी v हो, और वो सर्कुलर पाथ में जिसका रेडियस r हो। ये क्या है बच्चे? रेडियस है। ये क्या है? उसका रेडियस है। अब इसको यूँ समझ लें, आपके लिए आसान हो जाएगा। इसको मैं तो कुछ देर के लिए क्या कर रहा हूँ? इरेज कर रहा हूँ। ठीक है बच्चे? ये वाला देखिए, मैस m, वेलोसिटी v है। ये पॉइंट आपको नज़र आ रहा है? ये इसका क्या है बच्चे? r है। ये इसका क्या है? r है। यानी प्रोटॉन जो है ना, ये इस इलेक्ट्रॉन को, ये क्या है बेसिकली आपके पास? इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की क्या करेगा? कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन का मैस m है। जब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अब इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली लाजमी नहीं है इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाए। इस अट्रैक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रॉन में, ये देखें, थोड़ी सी क्या पैदा होगी? मूवमेंट। ये देखें, ये ऐसे मूवमेंट शो कर रहा है। मैस m था, वेलोसिटी v हो गई है। अब बेसिकली प्रोटॉन जो और इलेक्ट्रॉन में ये जो आपको डिस्टेंस नज़र आ रहा है, ये जो सर्कल का, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा। जब फिर हम सर्कुलर पाथ का हाफ निकालते हैं, उसको हम क्या नाम देते हैं बच्चे? रेडियस। तो ऐसा कब हुआ है? ये मैस m, वेलोसिटी v, उसमें ये जो मैस में वेलोसिटी पैदा हो रही है, रेडियस r, उसमें डिस्टेंस, इसमें ये जो फोर्स पैदा हो रही है, जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, उसको कहते हैं बच्चे सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या कहते हैं बच्चे? सेंट्रीपिटल फोर्स। फिर इसी में देखें, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन भी तो इसके बरक्स कुछ ना कुछ फोर्स लगाएगा, जो अपोजिट
उसके में क्या होगी, फोर्स होगी। अब प्रोटॉन इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कुछ फोर्स लगाएगा जो कोशिश करेगा उसको दायरे से बाहर ले जाए। उस फोर्स को बच्चे हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, Fg, और उसका साइन अपोजिट होगा mv²/r। फोर्सेस दोनों इक्वल होंगी, मैग्नीट्यूड में दोनों फोर्सेस इक्वल। Fc = Fg। जितना फोर्स उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है उतना फोर्स उसके क्या आ रही है, अपोजिंग भी एक्ट कर रही है। इसको हम कहते हैं अपोजिंग इफेक्ट ऑफ बॉडी, इनर्शिया भी इसको मेरे ख्याल में कहा जाता है। ये फिजिक्स में ये टर्म इंट्रोड्यूस्ड होती है। मज़ीद सिंपली आप फिर जो फोर्स दायरे में उसको अपनी तरफ खींच रही है उसको कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स, जो उसको दायरे से दूर लेकर जाने की कोशिश कर रही है उसको आप क्या नाम देंगे जी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये दोनों फोर्सेज इक्वल हैं, क्या है बच्चे, दोनों फोर्सेज इक्वल है। यही वजह है फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करेगा। क्यों फिक्स सर्कुलर पाथ में मूव करेगा, क्योंकि उसमें सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट कर रही हैं और ये दोनों फोर्सेज इक्वल होंगी। फोर्सेज इक्वल होने की वजह से वो गोल गोल फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या करेगा, मूव करेगा। इसी वजह से फिर ये जो इलेक्ट्रॉन है ना वो प्रोटॉन या न्यूक्लियस में कोलैप्स नहीं करेगा। इन दो फोर्सेस के होने की वजह से और इक्वल होने की वजह से वो जो फिर इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू हो जाएगा। अब वो उसकी तरफ अट्रैक्ट ज़रूर होगा, लेकिन अट्रैक्शन के नतीजे में ये नहीं होगा कि वो पूरा का पूरा उसमें क्या कर जाए, कोलैप्स कर जाए। क्यों, क्योंकि उसके अंदर ये दोनों फोर्सेस एक्ट कर रही है। तो रदरफोर्ड ने ये कंसेप्ट नहीं दिया था, कौन सा, कि उसके अंदर सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी एक्ट कर रही हैं। इसी वजह से बोहर ने ये कंसेप्ट दिया था कि उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। फिर जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रोटॉन से दूर जाने की कोशिश करेगा। इसमें ये फोर्स होगी सेंट्रीपिटल, ये जो फोर्स होगी सेंट्रीफ्यूगल। यानी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को कोशिश करेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, इलेक्ट्रॉन कोशिश करेगा वो प्रोटॉन से दूर चला जाए। दोनों में फोर्सेज एक्ट करेंगे, एक सेंट्रीपिटल, दूसरी कौन सी फोर्सेज, सेंट्रीफ्यूगल। ये दोनों फोर्सेज लगेंगी। इसके नतीजे में इलेक्ट्रॉन जो है ना वो प्रोटॉन की तरफ ना तो अट्रैक्ट होगा और ना ही वो उसमें से बाहर जाएगा, बल्कि वो दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। कोई भी एनर्जी ज़ाया किए बगैर ये इलेक्ट्रॉन दायरे में घूमना शुरू हो जाएगा। इट मीन्स इलेक्ट्रॉन घूम भी रहा है लेकिन उसमें कोई एनर्जी ज़ाया भी नहीं हो रही। यही वजह है, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी ज़ाया नहीं हो रही, वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, क्योंकि उसमें कोई एनर्जी इमिट नहीं हो रही। इसी वजह से फिर इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस में आने के चांसेस नहीं हैं, ज़ीरो हैं। इसी वजह से एक एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। एटम क्या होता है, स्टेबल होता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। जो रदरफोर्ड ने ये पॉइंट को क्या किया था बच्चे, नहीं एक्सप्लेन किया था, लेकिन नील बोहर ने किया था। इसी वजह से ये पॉइंट अहम है। अब देखें, फिर ये भी आपको पता चल गया। अब हम इधर थे कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। मोमेंटम की डेफिनेशन है mv, और होता है एंगुलर मोमेंटम, उसको रिप्रेजेंट करते हैं L से। एंगुलर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करते हैं L से। ये एक वेक्टर क्वांटिटी इज इक्वल टू R मल्टीप्लाई बाई मोमेंटम। अब ये क्या है, mv मोमेंटम की वैल्यू है। mv किसकी वैल्यू है बच्चे, मोमेंटम की वैल्यू है। अब ये देखें, इसको हम कहाँ लिख लें, फिर इसको मैं कोशिश करता हूँ। चलो ये वाला पार्ट जो है ना इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है बच्चे। ऑल L इज इक्वल टू R ओवर P, L का L ही रहेगा। अब ये देखें, मास m, वेलोसिटी v है, ये R का R हो जाएगा बच्चे। इधर हम क्या लिखेंगे, मास और वेलोसिटी। क्या लिखेंगे, मास और वेलोसिटी। यही जो सेंट्रीपिटल फोर्स, इसी वजह से उसमें क्या हो रहा है बच्चे, एंगुलर मोमेंटम भी क्रिएट हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, L इज इक्वल टू mvr। अब वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है उसकी डायरेक्शन भी तो है। जब किसी चीज़ में डायरेक्शन आ जाए और उसका मैग्नीट्यूड भी हो, उस क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये अब देखें, L इज इक्वल टू mvr, उसमें हम फिर लिखेंगे बच्चे साइन थीटा। अब ये गौर से देखें, ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, वेलोसिटी v है, ये उसका रेडियस r है, मैस m है। तो ये जो एंगल इसमें बन रहा है कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री का। अब आप जानते हैं साइन 90 इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो L इज इक्वल टू mvr, L इज इक्वल टू mvr। तो उसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन
revolves only those fixed circular paths। सर्कुलर पाथ क्या है? फिक्स्ड है। अगर हम इसमें दूसरा सर्कुलर पाथ ले लें, इसका ये देखें, ये हमने इसमें ले लिया दूसरा सर्कुलर पाथ, ये देख लें इसमें, ये बच्चे इसमें मैंने क्या बना लिया? दूसरा सर्कुलर पाथ बना लिया। इसमें भी क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चे? मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। ये इलेक्ट्रॉन का मैस m, ये है वेलोसिटी। अब ये इसका क्या होगा बच्चे? रेडियस r। मैस m, वेलोसिटी v, ये उसका क्या है? रेडियस r। इसमें भी जो एंगल बनेगा कौन सा बनेगा? 90 डिग्री का। यानी जिस पोजीशन पे भी आप इलेक्ट्रॉन को लोगे, अगर वो एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के करीब भी हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के दूर भी हो सकता है, वो सर्कुलर पाथ न्यूक्लियस के मज़ीद दूर भी हो सकता है। तो ये जो सर्कुलर पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, वहाँ पर क्या क्रिएट हो रहा है? उसकी मूवमेंट की वजह से एंगुलर मोमेंटम। क्या क्रिएट हो रहा है बच्चे? एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट क्या है बच्चे? वो कांस्टेंट है, वो फिक्स्ड है। इसी वजह से फिर हमने कहा उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो भी फिक्स्ड है और वो स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक वाला पॉइंट भी आपको समझा देता हूँ। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या है? क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, स्पेसिफिक है। इसको कहते हैं क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब आप कहेंगे कैसे? ये न्यूक्लियस के गिर ये एक पहला सर्कुलर पाथ है, ये वाला बच्चे, ये न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन में ये, और ये कौन सा सर्कुलर पाथ है? दूसरा सर्कुलर पाथ है। इसके लिए एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू और होगी, और इसके लिए बच्चे एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? और होगी स्पेसिफिक, लेकिन वैल्यू क्या होगी? चेंज होगी। उसकी वैल्यू क्या होगी बच्चे? चेंज होगी। तो इस सारे को आप नोट कर लें, उसके बाद हम इस चीज़ को दोबारा समझ लेते हैं। अच्छा जी, तो होपफुली आपने इसको नोट कर लिया होगा। अब इधर देखें, इस चीज़ को मैं इधर दोबारा लिख दूँगा। ठीक है बच्चे, ये पांचवा पॉइंट था, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है ना वो उन सर्कुलर पाथ में मूव करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी? फिक्स्ड और कांस्टेंट। ये देखें, ये न्यूक्लियस है, ये उसके गिर ये एक सर्कुलर पाथ है बच्चे, ये दूसरा सर्कुलर पाथ है, और ये क्या है बच्चे? तीसरा सर्कुलर पाथ है। अब ये देखें, इसका डिस्टेंस और है, इसका डिस्टेंस और है, इस चीज़ का डिस्टेंस क्या है? और है। ये भी सर्कुलर पाथ फिक्स्ड है, ये भी सर्कुलर पाथ फिक्स्ड है, ये भी सर्कुलर पाथ क्या है बच्चे? फिक्स्ड है। इसी में इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? वेलोसिटी मैस m, वेलोसिटी v, ये उसमें क्या होगा? रेडियस r, तो उसमें क्या हो जाएगा बच्चे? एंगल 90 डिग्री। अब इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन मौजूद है, ये इधर मूव करेगा, मैस m, वेलोसिटी v, ये देखें ये सर्कल के साथ, इसका रेडियस r, इधर एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। चाहे इलेक्ट्रॉन इस वाले सर्कुलर पाथ में मौजूद हो, ये देखें ये वाला, चाहे इलेक्ट्रॉन ये इस वाले सर्कुलर पाथ में मौजूद हो या ये वाला सर्कुलर पाथ हो, जो भी सर्कुलर पाथ हो, हर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम। क्या शो कर रहा है बच्चे? एंगुलर मोमेंटम। इस दूसरे वाले में भी इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहा है? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, वो वैल्यू चेंज होगी, वो भी कांस्टेंट रहेगी। तीसरे में भी, इसमें भी इलेक्ट्रॉन क्या शो करेगा बच्चे? एंगुलर मोमेंटम। तीन में इलेक्ट्रॉन क्या शो कर रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है क्या? वो है बच्चे L इज इक्वल टू mv/r, mvr इज इक्वल टू NH/2π। तो हम L की बजाय हम इसमें लिखते हैं mvr कि इलेक्ट्रॉन का मैस क्या है बच्चे? ये देखें, ये इलेक्ट्रॉन है ना, उसका मैस m है, वेलोसिटी v है, और ये देखें ये रेडियस r, न्यूक्लियस का और उसके आखिरी इलेक्ट्रॉन जो जिस शेल में मूव कर रहा है उसके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो क्या है? रेडियस r, mvr। इट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, इट इज़ कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम। अब हर एक एंगुलर मोमेंटम क्या होगा? फिक्स्ड होगा। अब ज़रा देखिए, ये है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के गिर जो पहला शेल होगा, न्यूक्लियस के गिर क्या होगा? जो पहला वैल्यू। अब इसमें देखिए ये जो h है और डिवाइडेड बाई 2π, ये वैल्यू फिक्स्ड है।
ये वैल्यू क्या है बच्चे, फिक्स्ड है। इसमें n की वैल्यू जो है ये वेरी करेगी, n की वैल्यू क्या करेगी, वेरी करेगी, चेंज होगी। क्या चेंज होगी, ये है क्या, पहले तो ये समझ लेना। ये n रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे सर्कुलर पाथ को, सर्कुलर पाथ। इसी सर्कुलर पाथ को आपने अभी क्या नाम दिया था कुछ देर पहले, एनर्जी लेवल। यानी ये जो n है ना, ये रिप्रेजेंट कर रही है स्टेशनरी एनर्जी लेवल को। ये n की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल को। n की वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है बच्चे, स्टेशनरी एनर्जी लेवल को, यानी सर्कुलर पाथ को। अगर हम न्यूक्लियस के गिर्द पहले शेल की बात करें, ये जो पहला शेल है, उसके लिए फिर आप कहेंगे n की वैल्यू है 1, इट मीन्स फर्स्ट स्टेशनरी एनर्जी लेवल। इसके लिए यानी n की वैल्यू क्या होगी बच्चे, 1। उसके बाद आप ये दूसरा सर्कुलर पाथ लगा लें, ये देखें मैंने दूसरा सर्कुलर पाथ बना दिया है ना। तब बच्चे n की वैल्यू आप कहेंगे 2 है। ये क्या है बच्चे, सेकेंड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब हो सकता है इसके लिए क्या है बच्चे, n की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू क्या है 2। आगे n की वैल्यू ये देखें, ये और मैंने सर्कुलर पाथ बढ़ा दिया है। इसमें बच्चे n की वैल्यू क्या होगी, 3। n की वैल्यू क्या होगी, 3। इट मीन्स ये उसमें क्या है बच्चे, थर्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल है। उसमें क्या है बच्चे, n की वैल्यू जब 3 होगी, थर्ड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। अब ये है n, मतलब जब फर्स्ट सर्कुलर पाथ होगा n की जगह 1 पुट करेंगे, 2 होगा तो n की जगह क्या पुट करेंगे बच्चे, 2। अगर तीसरा सर्कुलर पाथ हो तो n की जगह क्या पुट करेंगे, 3। तो इसी के हिसाब से एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, चेंज। इस वाले पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ, ये तो उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर लिया होगा। अब जरा समझिएगा, MVR क्या है बच्चे वैल्यू, MVR इज इक्वल टू NH/2π। ये जो n की वैल्यू है ये 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, ये कुछ भी हो सकती है। ये n की वैल्यू आगे मूव करती जाएगी, ये n तक जा सकती है, 10 हो सकते हैं, 20, 30, 40। अगर n की वैल्यू 1 है तो MVR क्या होगा बच्चे, ये देखें MVR होगा बच्चे H/2π। ये हमारे पास है फर्स्ट स्टेशनरी एनर्जी लेवल, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू ये देखें। तो फर्स्ट शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने भी क्या होंगे बच्चे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू, उनके एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, H/2π। बात समझ आ गया। चाहे एक इलेक्ट्रॉन है, उसमें क्या है, खाली एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, H/2π। उसमें अगर दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया, लेट्स सपोज, उसके लिए भी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, H/2π। उसमें 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो उसके लिए बच्चे H की वैल्यू क्या होगी, 2π। बात मेरी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी। अच्छा, अगर n की वैल्यू हो 2 तब एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी, ये तो है जनरल फार्मूला। अब n की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चे, 2H/2π, 2H/2π। जो किसके लिए बच्चे, सेकेंड स्टेशनरी एनर्जी लेवल। और ये वैल्यू क्या है, ये है एंगुलर मोमेंटम फॉर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सेकेंड स्टेशनरी एनर्जी लेवल।
ये जो वैल्यू है ना सेकंड शेल में, यानी सेकंड एनर्जी लेवल ऑर्बिट में या सेकेंडरी एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे, अगर उसमें मिसाल के तौर पर एक इलेक्ट्रॉन, उसके लिए फिर एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी 2h/2π फिक्स रहेगी। अगर उसके अंदर है 2 इलेक्ट्रॉन, तब भी उनकी उस एक इलेक्ट्रॉन यानी 2 इलेक्ट्रॉन से मुराद जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन ये क्या बच्चे, ये देखें, ये उसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये है दूसरा इलेक्ट्रॉन, ये है तीसरा, ये है चौथा, ये क्या है पांचवा, यानी सेकंड एनर्जी लेवल में 5 इलेक्ट्रॉन है। मिसाल दे रहा हूँ, सेकंड एनर्जी लेवल में कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो क्या होगी 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी बच्चे 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी बच्चे 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी बच्चे 2h/2π। इसके लिए भी वैल्यू क्या होगी 2h/2π। अगर इसी तरह MVR, यानी ये तो थी सेकंड एनर्जी लेवल के लिए, इसके लिए थी बच्चे सेकंड एनर्जी लेवल के, अगर वो अगले एनर्जी लेवल में उसकी क्या आ जाए बच्चे, इलेक्ट्रॉन चला जाए, तो फिर क्या होगी वैल्यू MVR = 3h/2π। तो इधर हम लिख सकते हैं जो MVR की वैल्यू है वो है NH/2π, वो है H/2π, वो है बच्चे 2h/2π, वो वैल्यू क्या है बच्चे 3h/3π। इसी तरह ये वैल्यू क्या करती रहेगी बच्चे, मूव करती जाएगी, यानी इंक्रीज होती जाएगी। इस तरह उसकी वैल्यू क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है बच्चे, ये भी पॉइंट आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा। अब इस वाले पोर्शन में आ जाए ज़रा, उसका अगला पॉइंट्स देख लें। ये इसका बच्चे नेक्स्ट पॉइंट, एंगुलर मोमेंटम आपको पता चल गया ना बच्चे। तो एंगुलर मोमेंटम MVR में फार्मूला है NH/2π। इसमें ये जो N है बच्चे, ये रिप्रेजेंट करता है एनर्जी लेवल। इसमें फिर हम क्या लिखेंगे, मोर दी वैल्यू ऑफ N, तो फिर आप कहेंगे बच्चे मोर द इलेक्ट्रॉन डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस, और साथ ही आप लिखेंगे मोर द इंक्रीज इन एनर्जी ऑफ शेल। यानी ये आपके पास है न्यूक्लियस, ये एक है, दूसरा शेल है, ये क्या है तीसरा शेल। इसके लिए n की वैल्यू 1, इसके लिए n की वैल्यू 2, इसके लिए n की वैल्यू क्या होगी बच्चे 3। जो n की वैल्यू बढ़ती जा रही है बच्चे, ये देखें तो डिस्टेंस भी न्यूक्लियस से आखिरी शेल के क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होते जा रहा है। क्या होते जा रहा है बच्चे, डिस्टेंस जितना मोर दी वैल्यू ऑफ n है, उतना जो इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस है, ये इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर हो रहा है। n की वैल्यू कम, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन करीब, n की वैल्यू कम तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस क्या और ज़्यादा क्या हो गया करीब। अब वो कह रहा है फिर जितना n की वैल्यू ज़्यादा होगी उतना इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज़्यादा होगी। इसमें मैं कह सकता हूँ ना N3 की जो एनर्जी है, एनर्जी ऑफ N3 इज़ ग्रेटर दैन एनर्जी ऑफ N2 दैन एनर्जी ऑफ N1। N3 के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनकी एनर्जी ज़्यादा है N2 के इलेक्ट्रॉन से, और इनकी एनर्जी ज़्यादा है इनके इलेक्ट्रॉन से। अब इन इलेक्ट्रॉन से मुराद उसमें जो शेल है, जो ऑर्बिट है, स्टेशनरी ऑर्बिट, या इसको आपने क्या नाम देना है बच्चे, स्टेशनरी शेल का नाम देना है। ठीक है बच्चे, ये भी उम्मीद करता हूँ आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम इसमें देख लेंगे जो उसने इलेक्ट्रॉनिक एब्जॉर्प्शन और इलेक्ट्रॉनिक इमिशन की बात की थी, वो जो हमें स्पेक्ट्रा हासिल होता है कि हमें इसके अंदर लाइन स्पेक्ट्रम क्यों हासिल होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं हासिल होता है, जो मेन इसमें पॉइंट था बच्चे। इसमें हमें लाइन स्पेक्ट्रम क्यों हासिल होता है, कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं हासिल होता। अब ये देखें, इस चीज़ को अभी आपने समझना है। जो इसका अगला पॉइंट है, अब ज़रा इसमें समझिएगा। इससे पहले मैं कुछ डायग्राम इसमें बना लेता हूँ। ये मेरे पास है बच्चे न्यूक्लियस। अब ये देखें, ये इसमें क्या है बच्चे,
शेल है, ये भी उसमें क्या है बच्चे शेल है। यूँ यूँ अगर मैं इसमें डिस्टेंस बढ़ाता जाऊँगा वैल्यू n की क्या होती जाएगी ज़्यादा। ठीक है बच्चे, ये है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन, ये इसके अंदर क्या है बच्चे इलेक्ट्रॉन है। अब लेट सपोज बच्चे ये क्या करना चाहता है, इस वाले की एनर्जी इसमें है बच्चे n इज इक्वल टू 1, इसमें क्या है बच्चे n इज इक्वल टू 2 और इसमें क्या है n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 3। अब ये चीज़ है। अब इसमें हम एक और चीज़ इसमें दूसरी मैं इसमें डायग्राम बना रहा हूँ, ये देखें, इसमें ये पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा ऑर्बिट है बच्चे, ये इसमें क्या है बच्चे तीसरा ऑर्बिट। हो सकता है बच्चे इलेक्ट्रॉन इसमें मौजूद है, ये देखें, ये इसमें क्या है बच्चे इलेक्ट्रॉन है। इसमें बच्चे n की वैल्यू 1, इस दूसरे के लिए n की वैल्यू है 2, इसके लिए क्या है n की वैल्यू 3। अब जरा आपने इस पॉइंट को समझना है, इसको चलो कुछ देर के लिए आप भूल जाए, ठीक है ना बच्चे। अब दो ऑप्शन है, या तो ये इलेक्ट्रॉन बच्चे जंप कर रहा है इस शेल में आ जाए, या फिर ये इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और इस शेल में आ जाए, ये इस शेल में। ये इलेक्ट्रॉन या तो जंप करके बच्चे अगले शेल में आ जाए, या यही इलेक्ट्रॉन जंप करके इस शेल में आ जाए। तब होगा क्या, तब इसमें दो तब्दीलियाँ होंगी। इसमें देखिए आप ज़रा, इसमें मैं इसके न्यूक्लियस को बनाने की कोशिश करता हूँ। एक ये है और दूसरा ऑप्शन ये है बच्चे। ठीक है बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन n2 वाला n3 में जाने की कोशिश करेगा, मतलब ये लोअर से हायर एनर्जी की तरफ जा रहा है। इसमें देखें, जब इलेक्ट्रॉन n2 वाला जंप करेगा बच्चे n3 में, तो इसकी एनर्जी क्या थी लो, इसकी एनर्जी क्या है बच्चे हाई है। इसकी एनर्जी क्या है बच्चे n2 की, जब इलेक्ट्रॉन n2 में है, ये देखें ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर मौजूद है बच्चे n2 में। आगे वो इलेक्ट्रॉन जंप करना चाहता है इस पोजीशन में n3 में, यानी इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन n3 में जाता है। तो इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा ना, लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाएगा, तो उसमें कुछ ना कुछ तो एनर्जी का बैरियर होगा ना बच्चे। तो इलेक्ट्रॉन को लो एनर्जी से हाई एनर्जी में जाने के लिए क्या करना चाहिए, एनर्जी को एब्जॉर्ब करना चाहिए। एनर्जी को क्या करना चाहिए, अब ज़रा समझिएगा, एब्जॉर्ब करना चाहिए। कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी चाहिए, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे कि उस इलेक्ट्रॉन की, जो n2 वाला इलेक्ट्रॉन है, इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करे कि उससे इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो इक्वल हो जाए बच्चे n3 के। बात मेरी समझ आ रही है बच्चे। अगर इसी तरह आगे ये भी तो हो सकता है, ये देखिए ये आपके पास है न्यूक्लियस, ये पहला है शेल, ये दूसरा है, ये इसमें तीसरा है, ये क्या बच्चे इसमें चौथा शेल है। इलेक्ट्रॉन ये इधर मौजूद है n1 में, और यही इलेक्ट्रॉन n1 का मूव करना चाहता है बच्चे n4 में। सवाल ये है इधर तक मूव करने के लिए उसको क्या चाहिए। बात समझ आ रही है बच्चे। इलेक्ट्रॉन अगर n2 से आ रहा है n3 में, आगे फिर हमने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन n1 से, और n1 से इलेक्ट्रॉन आना चाहता है n4 में। ये देखें दोनों ऑप्शन है ना। इलेक्ट्रॉन अगर बच्चे n1 वाला है, आप उसको एनर्जी दो, वो एनर्जी को क्या करे, एब्जॉर्ब करे। सवाल को ज़रा समझिएगा। इलेक्ट्रॉन है बच्चे n1 में, इलेक्ट्रॉन कहाँ पर n1 में, आपने एनर्जी दी, उसने एनर्जी को जज़्ब कर लिया। एनर्जी को जज़्ब करने के बाद उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी हाई हो गई है। हो सकता है उसकी एनर्जी क्या हो, वो इतनी ज़्यादा एनर्जी जज़्ब कर ले वो n2 में चला जाए। अगर मज़ीद ज़्यादा एनर्जी जज़्ब कर लेगा n3 में चला जाएगा, अगर ज़्यादा एनर्जी जज़्ब कर लेगा n4 में चला जाएगा। फिक्स तो हमें पता नहीं है ना। अगर थोड़ी सी एनर्जी जज़्ब करता है तो वो चला जाएगा n1 से n2 में। अगर मज़ीद ज़्यादा एनर्जी जज़्ब करता है वो 1 से चला जाएगा बच्चे 3 में। अब बात को समझिएगा। अगर और ज़्यादा एनर्जी वो जज़्ब करता है n1 से चला जाता है n4 में,
तो जब इलेक्ट्रॉन N1 से N4 में जाएगा, बीच में 2 वाला और 3 वाला जो स्पेक्ट्रम है ये क्या हो जाएंगे, मिस हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के लिए ये शर्त लाजमी नहीं है। दोबारा समझ लीजिए, इधर समझिए, अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन N1 में और आगे आपने उसमें क्या किया, एनर्जी दी है, और उसने उस एनर्जी को क्या किया, जज्ब किया है। क्यों जज्ब किया? क्योंकि ये लो एनर्जी है। N1 के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, लो है। आगे वो हाई एनर्जी में क्या करना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो वो एनर्जी अब्जॉर्ब कर लेगा ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है बच्चे N1 वाला, वो आगे जंप कर सकता है N2 में। कब? जब एनर्जी उसमें क्या करे, एब्जॉर्ब। अगर वो और ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे तो वो N1 से जा सकता है N3 में। अगर वो इससे भी ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करे, वो N1 से किस में जा सकता है, N4 में। जब इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चे N1 से N2 में, तब आपको जो स्पेक्ट्रम मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, कॉन्टीन्यूअस। कुछ हद तक ठीक है। अब जब इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चे N1 से N3 में, डायरेक्टली जंप कर जाए। अब ये भी तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो N1 से आया था N2 से, अब यही N2 वाला इलेक्ट्रॉन चला जाए N3 में, ये भी तो पॉसिबिलिटी है। तब भी स्पेक्ट्रम कौन सा मिलेगा आपको, कॉन्टीन्यूअस। क्यों? क्योंकि पहले वो 1 से 2 में आया है, फिर वो 2 से किस में आया, 3 में। आपको एक तरतीब नज़र आ रही है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5। आपको एक तरतीब नज़र आ रही है। तरतीब वाले स्पेक्ट्रम को हम क्या नाम देते थे, कॉन्टीन्यूअस स्पेक्ट्रम। पॉसिबिलिटी है, अब हर वक्त कॉन्टीन्यूअस नहीं होगा। अब ये देखें, इलेक्ट्रॉन जब चला जाएगा बच्चे N1 से N4 में, बीच में बच्चे स्पेक्ट्रम 2, बीच में जो इलेक्ट्रॉन 1 में से 2 में जाना चाहिए और 1 में से फिर आगे 2 में से किस में जाना चाहिए, 3 में से, ये दोनों स्पेक्ट्रम बीच में गायब होंगे। जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 1 में से किस में चला जाएगा, 4 में से, इसका मतलब वो 1 में से 2 में नहीं गया, फिर 2 में आने के बाद वो 3 में भी नहीं गया। इसके अलावा यही इलेक्ट्रॉन आगे 1 से 3 में भी तो नहीं गया, फिर यही इलेक्ट्रॉन आगे 3 में से 4 में भी नहीं गया। ये स्पेक्ट्रम भी क्या होंगे, इसमें गायब होंगे। ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा, ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 1 से 4 में जंप कर गया, ना तो वो 1 से 2 में गया है और ना ही वो 1 से 3 में गया है। ना ही वो 1 से 2 में जाने के बाद 2 से 3 में गया है, और ना ही वो 1 से 3 में आने के बाद 3 से 4 में गया है। तो ये देखें, ये वाला स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा, ये भी नहीं मिलेगा, और ये भी नहीं मिलेगा, और ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिलेगा। खाली आपको ये वाला स्पेक्ट्रम मिलेगा। तो बाकी स्पेक्ट्रम इसमें से क्या हो गए, गायब हो गए। आपको चंद एक स्पेक्ट्रम मिल रहे। तो इस स्पेक्ट्रम को बच्चे हम नाम देंगे लाइन स्पेक्ट्रम। मतलब इसमें से कुछ चीज़ें आपको मिलेंगी और कुछ चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। कुछ चीज़ें इसमें क्या हो जाएंगी, स्किप हो जाएंगी। तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब, यानी फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। वो एनर्जी कौन सी है जो वो एब्जॉर्ब करेगा, उसको हम कहेंगे बच्चे डेल ई इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू एच सी ओवर वेव लेंथ इज इक्वल टू E1 इंटू E2। ये देखें, ये एनर्जी का डिफरेंस होगा जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में क्या करेगा, जंप करेगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है बच्चे, इसको चलो हम इरेज कर लेते हैं। इसमें समझने की वजह हमने सिंपली समझ लिया, ठीक है ना बच्चे। ये देखें, इसी चीज़ को दोबारा देख लें। हमने कहा है इलेक्ट्रॉन मौजूद है बच्चे N1 में, इसने एनर्जी को जज्ब किया। जज्ब करने के बाद इलेक्ट्रॉन N1 से चला गया डायरेक्ट N4 में। बीच में कौन से स्पेक्ट्रम गायब हैं, ये देख लें अब ज़रा। इलेक्ट्रॉन जो है ना 1 से 2 में भी जाना था इलेक्ट्रॉन ने, n इज इक्वल टू 1/2, ये भी नहीं मिल रहा। n इज इक्वल टू 1/3, ये स्पेक्ट्रम भी नहीं मिल रहा। n इज इक्वल टू 2/3, ये भी आपको नहीं मिल रहा। n इज इक्वल टू 3/4, ये भी आपको स्पेक्ट्रम नहीं मिल रहा। इसी तरह बचे 1 से 2 भी नहीं मिल रहा, 1 से 3 भी नहीं मिल रहा, सिर्फ आपको मिल रहा है 1 से 4। इसी तरह 2 से 3 भी नहीं मिल रहा, और आगे 3 से 4 भी नहीं मिल रहा। इसी तरह जो स्पेक्ट्रम अगला आना चाहिए 3 से 4, ये भी आपको नहीं मिला। ये 4 स्पेक्ट्रम क्या थे, उसमें गायब थे। ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा। ये देखें, ये चारों स्पेक्ट्रम क्या है बच्चे, इसमें मिस हैं।
सिर्फ ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है। कब? जब वो एनर्जी को क्या कर रहा है बच्चे, एब्जॉर्ब कर रहा है ना, एनर्जी को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब। तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के नतीजे में अगर ये स्पेक्ट्रम मिल जाए, या हो सकता है वो इलेक्ट्रॉन आपको कौन सा स्पेक्ट्रम दे, n मिसाल के तौर पर जंप कर जाए 1 से 3 में, इसमें कौन सा स्पेक्ट्रम स्किप है बच्चे, 1 से 2 वाला भी स्किप है, दूसरा 2 से 3 वाला स्पेक्ट्रम भी स्किप है। ये देखें, तरतीब से देखें, ये भी नहीं मिल रहा, ये भी नहीं मिल रहा, खाली ये एक स्पेक्ट्रम मिल रहा है। तो इस स्पेक्ट्रम को बच्चे हम कहेंगे लाइन स्पेक्ट्रम। इट मीन्स सम स्पेक्ट्रम आर प्रेजेंट बट सम आर मिसिंग। इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम क्या कहेंगे बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। क्योंकि एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है ना, तो इसको हम बच्चे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। क्या नाम देंगे बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ये देखें, इसमें हम बच्चे क्या नाम देंगे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। दूसरा होता है एब्जॉर्ब क्यों हो रहा है, क्योंकि ये 1 जो है ना, ये है आपके पास बच्चे लो एनर्जी, ये 3 आपके पास क्या है बच्चे, हाई एनर्जी। तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कब होगा, जब कोई इलेक्ट्रॉन बच्चे लो से हाई स्टेशनरी एनर्जी स्टेट में क्या करेगा, जंप करेगा। स्टेशनरी एनर्जी स्टेट, या फिर आप क्या कह सकते हैं, एनर्जी लेवल में क्या करेगा बच्चे, जंप करेगा। तब आपको कौन सा स्पेक्ट्रम मिलेगा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। आप इसका ज़रा उलट ले लें, एटॉमिक इमिशन स्पेक्ट्रम, एनर्जी डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, जो इसमें आपको ऑब्टेन होना है। ठीक है बच्चे। दूसरा ऑप्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन जो है ना, लेट सपोज वो जंप कर जाए 4 से डायरेक्ट 1 में, किसमें, 1 में। अब इसमें कौन से स्पेक्ट्रम मिसिंग है, ये देखें, 4 से 3 वाला भी मिसिंग है, 4 से 2 वाला भी मिसिंग है, 4 से 1 वाला भी मौजूद है, आगे n 3 से 4 वाला भी मिसिंग है। ठीक है जी। इलेक्ट्रॉन है बच्चे 4 से आगे जंप कर रहा है 1 में, 4 से इसको आगे जाना चाहिए 3 से, 3 से आगे इसको जाना चाहिए 2 से, 2 से आगे इसको जाना चाहिए 1 में। ये देखें, 4 से 3 मिसिंग है, 3 से 2 भी इसमें क्या है बच्चे, मिसिंग है, फिर 2 से 1 भी इसमें क्या है बच्चे, मिसिंग है। बात समझ आ रही है बच्चे, 2 से 1 भी उसमें क्या है, मिसिंग है। इलेक्ट्रॉन ने डायरेक्ट जंप कहाँ पर कर रहा है, 4 से 1 में। ये देखना बच्चे, जब इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट 4 से 1 में जंप करेगा, 4 मतलब क्या है, हाई एनर्जी, और 1 का मतलब क्या है, लो एनर्जी। वो हो सकता है हाई से लो 4 से 3 में भी तो आ सकता था बच्चे, 4 से 3 में भी आ सकता था। इसी तरह 4 से 3 में नहीं आया, 4 से 2 में नहीं आया, आगे 3 से 2 में नहीं आया, 2 से 1 में नहीं आया। ये सारे के सारे स्पेक्ट्रम क्या थे, मिसिंग थे। सिर्फ ये स्पेक्ट्रम क्या था बच्चे आपके पास मौजूद था। इसमें भी क्या है, सम स्पेक्ट्रम आर मिसिंग बट सम आर प्रेजेंट। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को उन्होंने बच्चे क्या नाम दिया था, ये भी आपका लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा, सॉरी, लाइन स्पेक्ट्रम, लाइन तो ठीक है, लाइन स्पेक्ट्रम होगा। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चे, लाइन स्पेक्ट्रम। कब, जब इलेक्ट्रॉन हाई से आगे बच्चे लो में मूव करेगा, हाई एनर्जी से क्या करेगा बच्चे, लो में क्या करेगा, मूव करेगा। फिर इसका हम नाम क्या देंगे, इसका बच्चे हम नाम देंगे इमिशन स्पेक्ट्रम, क्योंकि इसमें एनर्जी इमिट होगी। जब वो हाई से लो की तरफ आएगा ना, तो लो में रहने के लिए उसमें एनर्जी कम होनी चाहिए। अगर उसमें एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो लो में नहीं रहेगा, वो हाई में ही रहेगा।
क्योंकि हमने पढ़ा होगा कि हाई वाले जो है मिसाल के तौर पर 4 वाला है, इसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या होगा बच्चे 4h/2π। अब इलेक्ट्रॉन अगर 4 से जा रहा है 1 में, इलेक्ट्रॉन बच्चे कहाँ पर जा रहा है 4 से 1 में, तो 4 वाले का एंगुलर मोमेंटम होगा 4h/2π। 1 वाले का एंगुलर मोमेंटम 1 का 1 आगे 1 हम नहीं लिखते, h/2π। तो ये देखें इसमें 4 को 1 में रहने के लिए एनर्जी क्या करनी होगी, लूज़ करनी होगी, मतलब उसकी एनर्जी क्या होगी कम, इसमें उसकी एनर्जी क्या है बच्चे हाई है। वजह इसमें n की वैल्यू है 4 और इसमें n की वैल्यू क्या है बच्चे 1। 1 वाले की एनर्जी क्या होती है लो, 4 वाले की एनर्जी क्या होती है हाई। इसी वजह से वो जब हाई से लो में जाएगा तो इमिशन स्पेक्ट्रम देगा, यानी इसमें एनर्जी इमिट होगी। ये दो स्पेक्ट्रम किसने बताए थे बच्चे, नील बोहर ने बताए थे। इन स्पेक्ट्रम को रदरफोर्ड एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। इसके अलावा उसने आगे क्या बताया था, जो इलेक्ट्रॉन है ना वो बतौर पार्टिकल एक्ट कर रहा है, वो बतौर क्या एक्ट कर रहा है, पार्टिकल एक्ट कर रहा है। इसके अलावा ये तो अब आपको पता चल गया है ना कि इलेक्ट्रॉन एक इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम इसमें आ रहा है बच्चे, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम आ रहा है। एक उसमें है इमिशन स्पेक्ट्रम, दूसरा कौन सा स्पेक्ट्रम है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। इसमें एक और पॉइंट, इलेक्ट्रॉन does not emit energy as long as it remains in fixed circular stationary एनर्जी लेवल। दूसरा, when electron jumps from low to higher energy level, then it absorbs energy due to satisfy quantization condition, due to सेटिस्फाई क्वांटाइजेशन कंडीशन। जब इलेक्ट्रॉन लो से हाई एनर्जी की तरफ जाएगा तो हाई एनर्जी में उसको फिक्स्ड रहने के लिए, अब हाई एनर्जी का बच्चे क्या था, एंगुलर मोमेंटम और था, लो एनर्जी का एंगुलर मोमेंटम क्या था और था। ये जो कांस्टेंट फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम था इसको हमने क्या नाम दिया था बच्चे, क्वांटाइजेशन कंडीशन। मिसाल के तौर पर अगर बच्चे इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी से मुराद है 1 और यही इलेक्ट्रॉन 1 से लेट्स सपोज जाना चाहता है 4 में, किस में जाना चाहते हैं 4 में, तो 1 का तो एंगुलर मोमेंटम और है, इसका जो MVR है वो है बच्चे h/2π और इसका एंगुलर मोमेंटम क्या है बच्चे 4h/2π। तो इलेक्ट्रॉन को बच्चे 1 से किस में जाना है 4 में, ये एंगुलर मोमेंटम इसका फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम है 1 वाले का, 4 वाले का अपना एंगुलर मोमेंटम है और ये भी क्या है फिक्स्ड है। ये दोनों का क्या है बच्चे फिक्स्ड एंगुलर, इसी फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम को हमने क्या कहा है क्वांटाइजेशन कंडीशन। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए 1 से 4 में या 1 से 3 या 1 से 2 में जाने के लिए उसको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। जितना ज़्यादा वो हाई एनर्जी की तरफ जाएगा उतना ज़्यादा उसका जो कौन सा, फिर इसके नतीजे में जो स्पेक्ट्रम होगा बच्चे वो होगा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, उतना ज़्यादा उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का डिफरेंस ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा बच्चे वो जितना लो से जितना हाई की तरफ जंप करेगा उतना उसका एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी क्या होगा, हाई होगा। ठीक है ना बच्चे। उसके बाद इसका उलट कह लें अब, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन
jumps from high to low energy level, then it emits energy to satisfy क्वांटाइजेशन कंडीशन। अब इसको समझ लीजिए, अगर इलेक्ट्रॉन बच्चे n4 से जंप करना चाहते हैं n1 में, n4 का एंगुलर मोमेंटम, या मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रॉन बार बार एक ही ले रहे हैं ना, 4 से जंप करना चाहते हैं 2 में, 4 वाले का एंगुलर मोमेंटम क्या बचे 4h/2π, इसका क्या है एंगुलर मोमेंटम 2h/, इसमें देखें n की वैल्यू क्या है 4, इसमें n की वैल्यू क्या है बचे 2, n की वैल्यू जितना हाई होगी उसमें उतना उसकी एनर्जी हाई, n की वैल्यू जितना उसमें लो होगी उतना एनर्जी की वैल्यू भी क्या होगी बच्चे कम होगी। तो ये हाई में लो की तरफ जा रहा है तो इसकी एनर्जी भी कम हो जानी चाहिए, यानी 4 वाले की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए 2 के, तो इसी वजह से उसको एनर्जी को क्या करना होगा, इमिट करना होगा। इसको फिर जो स्पेक्ट्रम आपको मिलेगा उस स्पेक्ट्रम का नाम क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम होगा बच्चे, इमिशन स्पेक्ट्रम। अब जो वो इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी इमिट करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन इमिट्स ओनली 1 फोटॉन। इसी तरह आप कहेंगे जो 1 इलेक्ट्रॉन है एब्जॉर्ब्स ओनली 1 फोटॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन की एनर्जी जज्ब करेगा, या अगर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, इमिशन स्पेक्ट्रम में एक इलेक्ट्रॉन एक फोटॉन की एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा। इसी चीज़ को हमने मैक्स प्लैंक्स में पढ़ा था। इसको हमने फिर क्या कहा था, जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की, जो क्या है बच्चे एनर्जी है, चाहे वो इमिट हो रही हो चाहे वो एब्जॉर्ब हो रही हो, वो 1/1 होगी। इसी को हमने कहा था डिसकंटिन्यूअस। ये चीज़ मैं आपको मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा चुका हूँ। ठीक है बच्चे, तो ये इसके मेन पोस्टुलेट्स है जो आज हमने डिस्कस किए। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। तो साथ ही आप तैयारी करते रहें। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।